नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे भाई पढ़ेंगे हम लोग संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक, तो आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसको दबा दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, तो आइए आप चालू करते हैं, है ना। संविधान का भाग 3 है। देखते हैं भाग 3 में कौन सी बातें लिखी हैं। तो अगर हम बात कर लें संविधान के भाग 3 की बात करें तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है, भाग 3 क्या दे रखा है, तो मौलिक अधिकार, समझ रहे ना। यानी मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार का उल्लेख कहाँ होगा, तो भाग 3 में होगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो अमेरिका से। इस बात को ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। इसे क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। जो मौलिक अधिकार उसे क्या बोलेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलेंगे। इतना ध्यान रखिए मेरे भाई, ठीक है। तो आइए, भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। इतना ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं भाई, है ना। 2 बातें होती है, एक होता है मौलिक अधिकार और एक होता है आपका मानव अधिकार। तो 2 चीज़ें हैं, अभी उसको देखना है कि मौलिक अधिकार क्या है और मानव अधिकार क्या है। तो थोड़ा सा हम परिभाषा देखते हैं, मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या दे रखा है कि किसी देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को दिया जाने वाला विशेष अधिकार, जो नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता व गरिमापूर्ण जीवन आदि को सुनिश्चित करता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी किसी देश के जो नागरिक हैं, उनके नागरिकों को उस देश के संविधान के द्वारा कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, जो केवल उस देश के नागरिकों को ही मिलता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मौलिक अधिकार। एक होता है मानवाधिकार, सुन रहे ना, एक होता है मानवाधिकार। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये मानवाधिकार क्या है, तो मानव का मानव होने के नाते जो अधिकार होगा वो क्या होगा, मानवाधिकार होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार किसी देश की सीमा से बढ़ के होते हैं। यानी आपको जो भी मौलिक अधिकार हैं, आप भारत के निवासी हैं तो आपको वो अधिकार सारे आपके भारत के अंदर ही मिलेंगे। पाकिस्तान या किसी अन्य देश में चले जाने पर आपके वे अधिकार आपको प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जो मानव अधिकार है, यह आपको किसी भी देश में मिलेगा। यानी अगर आप मानव हैं तो मानव होने के नाते आपके जो भी अधिकार होंगे वो आपको कहीं भी मिलेगा, चाहे वो देश कोई भी हो। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। तो अगर इस आधार पे देखें तो जो मौलिक अधिकार है ना, वो क्या है, मानव अधिकार की तुलना में संकीर्ण या छोटा है। जबकि क्या है, मानव अधिकार बड़ा होता है। मौलिक अधिकार संविधान से बंधा होता है और केवल उसी देश के लोगों को मिलता है, जबकि मानव अधिकार पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। अब आइए बात करें भाई, मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया था, क्यों जोड़ा गया था, तो उस पर हम बात करते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है उसके लिए एक समिति बनी थी, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति बनी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल साहब थे। उसके अंदर एक और समिति बनी थी जिसको उप समिति बोला गया था। तो जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित हुआ था एक समिति थी जिसका नाम था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार परामर्श उप समिति। याद रखेंगे, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक अधिकार परामर्श उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो जेवी कृपलानी होंगे। इनकी सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 3 में, है ना, मौलिक अधिकारों संबंधी प्रावधान किए गए थे। इनको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भैया। अब ये जो मौलिक अधिकार आपको दिए जा रहे हैं,
ये मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है। कहने का मतलब है निरपेक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता, इस पर रोक लगाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार निरंकुश या आत्यांतिक नहीं है और उस पर आवश्यकता होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं भाई, है ना। और ये जो मौलिक अधिकार है ये क्या होगा, तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बड़ा होता है। अगर पूछ ले कभी सवाल ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है, या डीपीएसपी की तुलना में मौलिक अधिकार है, ऑप्शन ए ज़्यादा पावरफुल, ऑप्शन 2 कम पावरफुल, ऑप्शन 3 दोनों समान है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, ये ज़्यादा पावरफुल है। इसको ध्यान रखेंगे। यानी मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुआ है, यानी सरकार के बदले, समझ रहे ना, ये सरकार के खिलाफ हमें मिला हुआ है। और ये क्या है, डीपीएसपी से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से बड़ा होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो मौलिक अधिकार हैं ये कब स्थगित किए जा सकते हैं, तो अगर आपातकाल लग गया है देश में, है ना, तो आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित, ये स्थगित है, स्थित लिखा है, स्थगित किया जा सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। और केवल अनुच्छेद 21 को छोड़ के, यानी अनुच्छेद 21 में है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, उसे छोड़ के बाकी सारे आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसे आपातकाल की स्थिति में स्थगित मतलब हटाया जा सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया, अब बात करते हैं भाई मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो क्या होगा। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, समझ गए ना, इनको अधिकार प्राप्त है कि आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करें और उनका हनन होने पर ये उचित कार्रवाई के माध्यम से रिट जारी करें। इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछ लेगा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट कौन जारी करता है, तो आपका एक हाई कोर्ट हो जाएगा और एक सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अब ये बात पूछ लेगा कि रिट जारी करने में पावरफुल कौन है, तो हाई कोर्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट 6 प्रकार का करता है और सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार का करता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा जो अभी तक देखें उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, किसी देश के द्वारा उसके नागरिकों को दिए जाने वाला अधिकार। मौलिक अधिकार उस देश के केवल नागरिकों को मिलेगा और उस देश की सीमा के भीतर ही मिलेगा, बाहर आपको कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। उसके बाद क्या है आपका, है ना, कि मौलिक अधिकार मानव अधिकार से छोटे होते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार किसी पर्टिकुलर देश में मिलेंगे, जबकि मानव अधिकार मानव होने के नाते आपके जो भी अधिकार हैं, आप चाहे किसी भी देश में रहें, किसी देश की सीमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आपके मानव अधिकार बड़े होते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अथवा न्यायपालिका, समझ गए ना, इनको ध्यान रखेंगे। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो जो न्यायपालिका है वो रिट या फिर, है ना, याचिकाएं जारी कर सकता है। इनको ध्यान रखेंगे। जो मौलिक अधिकार हैं वो डीपीएसपी से बड़े होते हैं और राज्य के विरुद्ध मिले होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। अब आइए अब बात कर ले मौलिक अधिकार हमें दिए कितने गए हैं, फंडामेंटल राइट, है ना। देखिए तो आपको पहले तो 7 प्रकार के थे, अभी में क्या है कि एक हटा दिया गया है, तो मात्र 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समझ रहे हैं ना। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगर पूछेगा कुल कितने अनुच्छेदों में है, तो 5 अनुच्छेद याद रखेंगे, 14, 15, 16, 17, 18 उंगलियों पे गिनिएगा, 18 - 14 मत करिएगा, 5 अनुच्छेद होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 टोटल कितने हो जाएंगे, 5। अब बात करेंगे दूसरा क्या है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है और कितने हो जाएंगे। अब देखिएगा, अब 19, 3, 22 मत करिएगा, 19, 20, 21, 22 यहाँ भी कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। मेरे भाई गिन के करना है उंगलियों पे, नहीं तो जल्दीबाजी में कभी प्रश्न बना दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार कुल कितने अनुच्छेदों में दिया गया है। पहला ऑप्शन देगा 3, है ना, बाद में देगा 4, तो कहीं गलती से आप 3 मत कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, 2 ही अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या दिया है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
उसके बाद क्या है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अब देखिए ये भी कितना होगा, तो 4 होगा, यहाँ पे 2 है तो 4 कैसे हो जाएंगे, तो 25, 26, 27, 28, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद है आपका शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, नाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उल्टा नाम लीजिए चाहे सीधा नाम लीजिए। ठीक मेरे भाई, आइए तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29, 30 में दिया है और विशेष रूप से ये अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसको ध्यान रखेंगे, अल्पसंख्यकों का अधिकार है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका आखिरी है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है और ये अनुच्छेद 32 में है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो प्रोसेस क्या होगा, रिट कौन जारी करेगा, संरक्षक कौन होगा, इन बातों का है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा पॉलिटी कराया जाएगा। जो भारतीय संविधान है एकदम जीरो लेवल से लगा के अपर लेवल तक, अगर आप है ना ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाएं, चाहे स्टेट पीसीएस का देने जाएं, तो आपके लिए कोई समस्या की बात ना हो। अब चाहे आप कहीं के स्टेट का पीसीएस दीजिए, समझ है ना, जो स्टेट पीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ तक के लेवल में हो जाएगा भाई, यूपीएससी के लिए नहीं हो पाएगा। इनको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब बात करेंगे हम मौलिक अधिकार। अब एक एक अधिकारों को देखना है। तो मौलिक अधिकार कहाँ दिया गया है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात कर लेंगे भाई अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या है, तो पर्टिकुलर अब एक एक अनुच्छेदों को देखना है। देखिए बात करेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, क्या बात लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 12 है ना राज्य क्षेत्र या राज्य शब्द को परिभाषित करता है। समझ रहे हैं, यानी अनुच्छेद 12 क्या कहता है, तो अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो सरकार अथवा सरकारी संस्था कौन होगी उसको कौन समझाएगा, तो अनुच्छेद 12 सरकार या सरकारी, समझ रहे हैं ना, सरकार या सरकारी। तो राज्य का मतलब होगा सरकार से, यानी यह अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य शब्द का अर्थ होगा ऐसी संस्थाएं जो सरकार से, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, भारत सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती हैं, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, ऐसी संस्थाएं जो है ना सरकार से, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, सरकार से प्रत्यक्ष का मतलब सीधे, अप्रत्यक्ष का मतलब है ना कि इनडायरेक्ट, अगर कोई सहयोग या सहायता प्राप्त करती है तो वो राज्य क्षेत्र या राज्य शब्द के अंतर्गत आएगी, यानी वो संस्था क्या होगी, सरकार अथवा सरकारी होगी। और जो संस्थाएं, जो बातें, जो व्यक्ति राज्य के अंतर्गत आएंगे उन पर आरटीआई लागू होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, समझ रहे हैं ना, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होगा। जो बातें राज्य के अंतर्गत आएंगी उन पे ही लागू होगा और उनसे हम पर्सनल डेटा, समझ रहे हैं ना, उनका जो निजी डाटा है उसको छोड़कर शेष सभी सार्वजनिक डेटा को हम मांग सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखें, अगर छोटे लेवल पे आ जाए तो जो ग्राम प्रधान है वो क्या होगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। जो कोटेदार होता है वो कौन होगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। समझ रहे हैं ना, कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राज्य के अंतर्गत आएगा। कोई मंत्री हो गया राज्य के अंतर्गत आएगा। किसी स्टेट की सरकार हो गई राज्य के अंतर्गत आएगा। कोई आयोग हो गया राज्य के अंतर्गत आएगा। कोई सरकारी संस्था हो गई जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया, समझ रहे ना, सरकारी है तो वो भी क्या होगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य का मतलब क्या होगा, ऐसी संस्थाएं जो सरकार से, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त करती है, राज्य शब्द के अंतर्गत आएगी और आरटीआई उस पर लागू होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आइए 12 हो गया। 13 क्या कहता है, देखिए तो अनुच्छेद 13 ये कहता है, एक बात ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 13 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यानी अनुच्छेद 13 क्या है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह न्यायपालिका को शक्ति देता है कि किसी भी विधि अथवा कानून का
न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। समझ गए ना, यानी अनुच्छेद 13 ही न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है। तो सीधा सवाल पूछेगा, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करने वाला कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर कोई कानून बनाया है सरकार ने, कोई नियम लगाया है, ठीक है, कोई संविधान संशोधन है, कुछ भी है, कोई बात अगर आ रही है तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही न्यायपालिका उस बिल पर, उस कानून पर, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन करेगी, उसको चेक करेगी, उस पर सुनवाई करेगी, उस पर केस चल सकता है। अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 13 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 13 में ही विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि क्या होगा, कानून क्या होगा, इस बात का परिभाषा कहाँ पे है? अनुच्छेद 13 में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 14। अब देखिए अब नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे उसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। याद रखेंगे, समता या समानता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। इस बात को ध्यान रखिए। अब अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। एक बात क्या है भाई मेरे? एक बात ये है कि विधि के समक्ष समानता। समझ रहे हैं आप? विधि के समक्ष समानता यानी कानून सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करेगी। अनुच्छेद 14 में एक बात ये लिखा है कि विधि के समक्ष समानता, ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से लिया गया है। क्या लिखा है इसमें? कि कानून किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, यानी कानून के सामने सभी लोग एक समान होंगे। ये बात कहाँ पे लिखा है? तो आपके अनुच्छेद 14 में लिखा है। अब देखिए, अब भाई कोई सभी लोग एक समान कैसे हो सकते हैं? अगर कोई बात हो गई तो कानून बच्चों के साथ वो व्यवहार कैसे कर सकता है जो बड़ों के साथ कर सकता है? महिलाओं के साथ वो व्यवहार कैसे कर सकता है जो पुरुषों के साथ कर सकता है? एक सामान्य व्यक्ति के साथ कैसे कोई वही व्यवहार करेगा जो विकलांग के साथ करना है? तो ये फिर उचित नहीं है। यानी अगर आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ लगानी है, अब उसमें विकलांग को भी दौड़ाएं और एक स्वस्थ व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति, उसको दौड़ाएं। तो अब यहाँ सीधी सी बात है कि भाई विकलांग वो अपनी मर्जी से तो विकलांग हुआ नहीं है, अब वो तो हार ही जाएगा, फिर उसके साथ न्याय कैसे होगा? तो अब इसी को काउंटर करने के लिए एक दूसरा इसी में बात लिखा हुआ है कि विधियों का समान संरक्षण। सुन रहे हैं आप? विधियों का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। जबकि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता में क्या है कि कानून सभी वर्गों के साथ, सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करेगा। अब इसको काउंटर करेगा कौन? विधियों का समान संरक्षण। ये कहता है कि कानून अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करेगा। समझे ना? कानून अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करेगा। यानी अगर विकलांग है और एक सामान्य व्यक्ति है तो विकलांग के साथ अलग व्यवहार, सामान्य व्यक्ति है उसके साथ अलग व्यवहार। महिला है, पुरुष है, तो देखिए महिलाओं के साथ अलग व्यवहार होता है, पुरुषों के साथ अलग होता है। बच्चा है, बड़े हैं, तो बच्चे के साथ अलग होगा, बड़ों के साथ अलग होगा। तो ये बात कहाँ से आपको जान पड़ती है? तो अनुच्छेद 14। दो बातें याद रखेंगे। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे, और ये कैसा है? तो नकारात्मक है। जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, मतलब कानून अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग व्यवहार करेगी, और ये कैसा है? सकारात्मक है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अनुच्छेद 14। अब आगे चलते हैं। अब अनुच्छेद 15 देखिए। अनुच्छेद 15 में 5 बातें हैं। कितनी हैं? तो 5 बातें। चल दे भाई। अनुच्छेद 15 में 5 बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? तो इसको देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 15 अगर एक लाइन में याद रखें, 15 को एक लाइन में अगर आप याद रखना चाहें तो आप 15 को आरक्षण से जोड़ सकते हैं। किससे? आरक्षण से। आरक्षण लिख जा। यानी शिक्षा में आरक्षण की बात जब भी करेगा तो अनुच्छेद कहाँ पे जाएगा? 15 में जाएगा। देखिए 15 में क्या लिखा है? पहली बात तो ये लिखा है अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? 15 में पहली बात, 15 की एक धारा कि राज्य का मतलब सरकार होता है, कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, है ना, उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किस किस पे? है ना? तो एक हो गया धर्म, दूसरा हो गया
मूल वंश, तीसरा हो गया जाति, चौथा हो गया लिंग और पांचवा हो गया जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो कभी कभी अगर ये सवाल जटिल बनाएगा तो क्या पूछेगा कि अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो याद रखेंगे कितना होगा, 5 होगा। कौन कौन सा है, तो 15(1) में क्या लिखा है कि उसके धर्म, वो कौन से धर्म से है कोई मतलब नहीं है, उसका मूल वंश क्या है कोई मतलब नहीं है, उसकी जाति क्या है, उसका लिंग वो महिला है कि पुरुष है, वो कहाँ पे जन्म लिया है, इसका कोई आधार नहीं होना चाहिए। आप भेदभाव इस आधार पे नहीं कर सकते। ये बात कहाँ पे लिखा है, 15 में। समझ गए मेरे भाई। तो आज देखिए आप जो स्टेट की भर्तियाँ आती हैं उसमें क्या है कि बिहार की भर्ती आई तो केवल ओनली फॉर बिहार, झारखंड का आएगा तो केवल झारखंड के लोग भरेंगे, छत्तीसगढ़ का आएगा तो छत्तीसगढ़ के लोग भरेंगे। तो ये किसका उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 15(1) का हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हो रहा है। समझ गए ना। लेकिन अब इसके बाद इसको काउंटर करेगा। अपवाद है भाई मेरे, अगर भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान अपवादों की पोटली है। ठीक, एक बार बोलेगा हाँ, अगली बार बोलेगा ना। तो अब आइए देखते हैं, अनुच्छेद 15(1) हो गया। 15(2) में क्या लिखा है, 15(2) में भी अच्छी बात लिखी है कि है ना, सभी सार्वजनिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। यानी जितने सार्वजनिक स्थान हैं वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मंदिर है तो उसमें कोई भी आ जा सकता है, ऐसी बातें लिखा है। कोई पार्क है उसमें कोई भी आ जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई मेला का जगह है, कोई अन्य जगह है जो सार्वजनिक है, वहाँ पे समाज के कोई भी लोग, कोई भी वर्ग जा सकते हैं, वो समाज के सभी वर्गों के लिए खुला रहेगा। ये बात कहाँ पे लिखा है, 15(2) में। 15(1) में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ 5 आधारों पर, है ना, उसका धर्म हो गया, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) कहता है कि समाज के सभी वर्गों के लिए जो सार्वजनिक स्थल हैं वो खुले रहेंगे। अब देखिए 15(3) क्या कहता है, अब बात होगी किसका, आरक्षण की बात होगी। देखिए तो 15(3) कहाँ गया मेरे भाई, 15(3) क्या बोलता है, 15(3) ध्यान से देखिएगा। 15(3) ये कहता है कि है ना, राज्य यानी सरकार, राज्य का मतलब क्या होगा, सरकार, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था 15(1) में कि किसी भी व्यक्ति के साथ या फिर राज्य क्या करेगा कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है, महिला लिंग बदल गया, बच्चे हो गए, है ना, तो उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसी बात कहाँ लिखा है, तो 15(3) में लिखा है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि आखिर इसको लिखा क्यों गया। तो देखिए अब एक केस था, बहुत पहले का केस है, एक लड़की जाएगी, है ना, मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा, वो बात की बात है, छोड़ दीजिए आप उसे, है ना, जल्दी ख़त्म करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रखा है कि इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में करेगा। ये बात कहाँ पे लिखी है, तो 15(4) में। वापस सुने, 15(1) क्या कहता था कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। 15(2) कहता है कि समाज के सभी सार्वजनिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। 15(3) ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। 15(4) से बात हो जाएगी आरक्षण की, और आरक्षण किसमें होगा, तो शिक्षा में आरक्षण। समझ गए ना। तो 15(4) को जोड़ा गया था कब, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और इसमें कौन सी बात लिखी गई है कि जो राज्य है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके लिए, है ना, जो सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं उनमें आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो 15(4). अब देखिए 15(4) में शिक्षा में आरक्षण, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मोटा मोटा बात करें कि अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है, तो सिंपल याद रखिएगा, शिक्षा में आरक्षण। अब यहाँ पे क्या था, सामान्य प्रकार का शिक्षा, है ना। देखिए फिर अभी आपका हुआ था EWS वाला जो कोटा आया था, उसको भी कहाँ जोड़ेंगे, तो 15(4) में। कुछ ज़्यादा ही गंदा हम मचा रहे हैं, चलिए ठीक, अब नहीं मचाएंगे। तो 15(4) हो गया। अब ये तो हो गया सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में 15(4). लेकिन अब क्या आएगा आपका, उच्च शिक्षण संस्थानों में। 2005 में देखिए एक दिल्ली में घटना घटती है,
दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा। अब जब प्रोटेस्ट होगा, मनमोहन साहब की सरकार होती है, तो अब सरकार पे दबाव बनेगा। अब ये होगा कि भैया सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में आपने तो दे ही रखा है, लेकिन जो IIT हैं, जो IIM हैं, है ना, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, एक से ज़्यादा हो गया, एक जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें भी तो आरक्षण होना चाहिए भाई। जो है ना पिछड़े लोग हैं, तो उनके पिछड़े होने का अपन लोग ये कहें कि वो अपनी मर्जी से पिछड़े नहीं हुए हैं, सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें दबा दिया गया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, तो आपको उसका कंपनसेशन तो करना ही होगा। तो 2005 में आपका फिर से 15/5 जोड़ा जाएगा। अभी तक सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थान थे, अब 2005 में क्या होगा, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और इसे 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। जोड़ेंगे कौन, तो मनमोहन साहब हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तो आइए एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। 15 में कौन सी बातें लिखी हैं। 15(1) में क्या है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके जाति, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान और उसके मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद 15(2) में ये था कि सभी सार्वजनिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अब देखो 15(3) में ये था कि राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, 15(3) में था। 15(4) ये कहता है कि है ना, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था और उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर राज्य सामाजिक और शैक्षणिक, देखिए आर्थिक नहीं था, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, और वो भी आपका सामान्य प्रकार के शिक्षण संस्थानों में। उसके बाद 15(5) जोड़ा जाता है 2005 में, 93वां संविधान संशोधन होता है और उसमें ये व्यवस्था की जाती है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, IIT हो गया, IIM हो गया, आपके नीट वाले कॉलेज हो गए, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आरक्षण की व्यवस्था कब आएगी, तो 15(5) में आएगा और 2005 में जोड़ा जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मोटा मोटा याद रखिएगा, 15 क्या कहता है, आरक्षण, और किस में आरक्षण, तो शिक्षा में आरक्षण। अब आइए भैया 15 तो हो गया, अब शिक्षा में आरक्षण दे दिए तो नौकरी में भी तो देना पड़ेगा। आजकल सारा बवाल तो आरक्षण का ही है। बांग्लादेश की सरकार लूट गई आरक्षण में, मणिपुर में बवाल मच रहा है, आरक्षण का ही मैटर है। वहाँ भी कुकी माइती आरक्षण को लेके तबाही मचाए हुए हैं, बेमतलब का, कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सरकार का डिसीजन नहीं था, वो कोर्ट का था। बांग्लादेश की सरकार भी डूब गई कोर्ट के डिसीजन पे, छोड़िए। अब वही बीमारी यहाँ पे है, देखिएगा आरक्षण क्या कहता है, ये 16। अब शिक्षा में आरक्षण तो आपने ले लिया, क्योंकि भाई उनकी गलती तो है नहीं, समाज में उनका शोषण हुआ है, तो उनको शिक्षा में आरक्षण दे दिया गया। लेकिन अब ये हुआ कि भैया नौकरी में भी तो चाहिए, तो अब वो बात बाद में जोड़ी जाएगी, शुरू में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तो देखिए अब 15 में क्या है आपका, ये 15 तो हो गया, 16। 15 में ये बोला था किसी आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, 16 में भी वही बात दोहराएगा। क्या बोलेगा, देखिए तो ध्यान से, इसमें क्या बोलेगा कि राज्य, समझ रहे ना, राज्य ये कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता की बात करेगा, अनुच्छेद 16। रोजगार में अवसर की समानता की बात करेगा, अनुच्छेद 16। क्या बोलेगा कि राज्य नियोजन करते समय, नियोजन का मतलब होता है नौकरी देते समय, यानी राज्य नौकरी देते समय या नियोजन करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसके जाति, उसके लिंग और उसके उद्भव तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। याद रखेंगे, यानी अगर सरकारी नौकरी कोई आ रही है ना, तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 16 में, लेकिन अभी इसको पलट दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी हमारा संविधान क्या कहता है, एक बार कहेगा हाँ, एक बार कहेगा ना, ठीक मेरे भाई, इनको ध्यान रखेंगे। तो पूरा संविधान में हाँ और ना ये दो बातें हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को अपवादों की पोटली कहा जाता है। तो पूछ लेगा भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, अपवादों की पोटली के जैसा है। तो 16 में कह दिया कि अगर आप नौकरी देंगे तो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। उसका है ना धर्म क्या है कि धर्म के आधार पर देख के नौकरी दे दें या कुछ छूट दे दें, नहीं करना है। उसका मूल वंश के आधार पर कर दें, उसकी जाति के आधार पर कर दें, उसके लिंग के आधार पर कर दें, उसके उद्भव के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर या फिर उसके निवास स्थान। देखिए ये सबसे समस्या वाली बात यही है। 16 में बोला ना कि निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप देखिएगा झारखंड में जाएंगे
तो झारखंड सरकार अभी करंट आज की बात बता रहे हैं, आज कौन सा तारीख है, किधर गया जी, हाँ आज 6 सितंबर है ना, तो 6 सितंबर 2024 को न्यूज़ आती है, कल के डेट में बोले थे, हेमंत सोरेन है झारखंड सरकार में है ना, वहाँ के सीएम है, तो वो बोल रहे हैं कि झारखंड में जो भी नौकरियाँ आएंगी केवल और केवल झारखंड के लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। गलत बात है कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में जाएंगे आप, वहाँ निवास मांगता है, एमपी में जाएंगे आप, निवास मांगेगा, तो ये समस्या है, समझ गए आप। तो 16 में क्या लिखा है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, यानी सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना है नौकरी देते समय। अब आइए, अब सरकार को भेदभाव करने के लिए कहा जाएगा, ये तो हो गया ना, अभी बोलेगा नहीं करना है, अब बोलेगा करना है। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको एक अच्छे लेवल की तैयारी करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं अपने मित्रों को भी बता दीजिएगा, ठीक मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव हो तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और अपने मित्रों में, पड़ोसियों में, ग्रुप में आपके जितने भी लोग हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। इसी के लिए आपका बहुत हम आभार प्रकट करेंगे, ठीक मेरे भाई। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 16 में अपवाद क्या बोलेगा। अब 16(3) क्या कहता है, समझ लेना। देखिए 16 में ये बोला है कि आपको कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक बात है, लेकिन 16(3) ये कहता है कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी राज्य चाहे ना तो निवास के आधार पर भेदभाव करेगा। चलो भैया हम इनको नौकरी देंगे, उनको नहीं देंगे, ठीक, तो ये कर सकता है। लेकिन क्या होगा, इस संबंध में कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे हम यूपी वाले लोग हैं, तो यूपी वाले में हमारे बाबा जी की सरकार है, योगी जी की, तो अगर योगी जी गोरखपुर से आते हैं, हम भी गोरखपुर वाले ही हैं, तो अगर उनको लगता है कि हमारे गोरखपुर के लोगों को सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व कम है, या सरकारी नौकरी गोरखपुर वालों को कम मिली है पिछली सरकारों में, तो योगी जी चाहें तो गोरखपुर वालों के लिए राज्यपाल महोदय से कहकर संसद से कानून बनवा कर प्रावधान करवा लें कि जो भी नौकरी आएगी उस नौकरी में केवल गोरखपुर के लोग भाग लेंगे, यानी केवल गोरखपुर वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये किसके तहत होगा, अनुच्छेद 16(3), किसी पर्टिकुलर लोकेशन, समझ रहे हैं आप, किसी राज्य के लिए हो जाए, किसी गोरखपुर के लिए हो जाए, किसी लखनऊ के लिए हो जाए, क्या आपको लगता है गोरखपुर में बांसगांव पड़ता है, बांसगांव के लिए हो जाए, या खजनी के लिए स्पेशल हो जाए, तो ये व्यवस्था कहाँ से करनी पड़ेगी, अनुच्छेद 16(3) में बोल रखा है। क्या बोला है, राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है, लेकिन इस संबंध में कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। तो योगी जी अपने यहाँ से बिल पास करवाएंगे, वो बिल कहाँ, यानी रिक्वेस्ट भेजेंगे संसद के पास, और संसद अगर उस बात से सहमत हो जाती है, कानून बनाएगी, तो आने वाली, देखिए 40,000 पुलिस की भर्ती बोले ना योगी जी कि 40,000 पुलिस की भर्ती कराएंगे, 60,000 टीचर का कराएंगे, तो अब उसमें वो चाहें तो इसमें कर दे कि 20% लोग केवल गोरखपुर ज़िले से होंगे, 20% सीटें गोरखपुर के लिए रिजर्व कर दें। ये बात कहाँ से हो सकती है, तो अनुच्छेद 16(3) से हो सकती है। बात कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इनको ध्यान रखेंगे। अब देखिए 16(4) क्या कहता है, 4 ये कहता है कि नौकरी में आरक्षण की बात करता है। वापस सुनेंगे, 15 वाला शिक्षा में आरक्षण था, और 16 किस में होगा, तो नौकरी में आरक्षण की बात कौन करेगा, अनुच्छेद 16(4) क्या बोलता है कि राज्य चाहे तो, है ना, ऐसे लोगों जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी नौकरी में आरक्षण की बात अगर मोटा मोटा कर ले कि अनुच्छेद 16 में कौन सी बात लिखी है, तो नियोजन या नौकरी में आरक्षण। अनुच्छेद 15 में कौन सी बात लिखी है, तो आपका हो जाएगा शिक्षा में आरक्षण। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आओ भैया मेरे, 16 हो गया, 17 क्या कहता है, 17 ये कहता है कि छुआछूत, समझ रहे हैं ना, हमारे यहाँ समाज में बहुत छुआछूत था, तो जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है, उसका अंत करता है कौन, अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके धर्म सूचक शब्दों से हम उसको संबोधित नहीं कर सकते अगर उसे वो बात बुरी लग रही है। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, जो हमारे समाज के छोटे छोटे लोग हैं, है ना,
तो उनके साथ बहुत शोषण होता था। अब क्या होता था कि लोग अपने, है ना, द्वार बोले चाहे घर बोले, हमारे यहाँ द्वार बोलते हैं, द्वार समझ रहे ना, द्वार, और अपन लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, द्वार। तो अपने द्वार पर आने नहीं देते थे, कुएं से पानी भरने नहीं देते थे। तो ये क्या था उनके साथ, छुआछूत होता था। हे भैया तू अछूत है, दूर रहो, है ना। वो रास्ते से गुजर जाते थे तो लोग नाराज होते थे। तो वो जो बीमारी है वो आज के डेट में ख़त्म हो गई है। कहाँ से किया गया है, अनुच्छेद 17 से। तो छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 से किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। आरक्षण की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं था, इसको भी ध्यान रखिएगा, समझ लेना। आरक्षण मूल संविधान में नहीं था, आरक्षण संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था, यानी संविधान लागू होने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद आपको जोड़ा गया था आरक्षण। लेकिन मूल संविधान में केवल इतना था कि किसी व्यक्ति के साथ हम छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकते, अनुच्छेद 17 कहता है, ठीक है। छुआछूत व अस्पृश्यता का अंत करता है। 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, इसको ध्यान रखिएगा। 18 में क्या लिखा है कि सेना व शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई भारतीय नागरिक है, उसे विदेश से, है ना, कोई उपाधि लेना है, तो उसके पहले वो क्या करेगा कि राष्ट्रपति महोदय से अनुमति लेगा। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वो कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपने हीरो लोग जाते हैं, हीरो लोग बोले तो एक्टर लोग जाते हैं, कभी दुबई वाला देगा, शाहरुख खान को शायद दिया था। तो वो क्या करेंगे, अनुमति लेंगे राष्ट्रपति महोदय से, महोदय दे रहे हैं, ले कि ना लें। अगर वो बोलेंगे ले लो तो लेना है, अगर वो बोलेंगे ना लेना है तो नहीं लेना है, समझ लेना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत हो जाएगा, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, अब आएगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अनुच्छेद, है ना, 19 से 22। क्या बात है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जरूर याद रखेंगे और ये बहुत पूछता है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखा है अनुच्छेद 19 से 22 में, 19 में समझ लें आप, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आज के डेट में, लेकिन पहले कितना था, तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। पढ़ लीजिए एक बार, अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, जबकि पहले इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थीं। अगर बात करते 7वीं स्वतंत्रता किसकी थी, तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, समझ रहे ना। तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता था, 7वां था, लेकिन इसे हटाकर कहाँ भेज दिया गया, तो आपके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, अब ये जो आपको स्वतंत्रता मिलेंगी 19, देखिए 19 में अगर बात करें तो टोटल 6 अनुच्छेद हैं, कितने हैं, 6 हैं। 19(1) होगा एक, फिर 19(2) होगा, 19(3) होगा, 19(4) होगा, और ऐसे करके 19(6) होगा, समझ रहे ना आप। अब देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दिया है अनुच्छेद 19 में, पहले 7 था। अगर हम बात करें 19(1) में क्या लिखा है, तो 19(1) में इन 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ये जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपको, इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 19(1) में है, और इस पर रोक लगाया जाएगा। तो अब रोक के बारे में जो उल्लेख है वो 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) और 19(6) में है, इसे ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 19 से 22 है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 19(1) में भी 6 बातें हैं, और वो 6 बातें क्या हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहले 7 हुआ करती थी, आज के डेट में 6 है। इन 6 स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने की बात कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक के जो अनुच्छेद हैं वहाँ पर ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पे रोक लगाने की बात की गई है। तो अब आइए देख लेते हैं ये अनुच्छेद 19(1) क्या है, ठीक। आओ भैया अब देख लेते हैं, देखिए तो अब क्या बोलता है अनुच्छेद 19(1). 19(1) में आपके 6 बातें हैं। देखिए अनुच्छेद 19(1) की बात करें तो 6 बातें हैं। अब 6 बातें कौन कौन सी हैं, तो 19(1) ABCD करके आपका कहाँ तक है, तो G तक है। पहले एक F भी हुआ करता था। F में क्या था, तो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, जिसको निकाल के विधिक अधिकार या कानूनी बना दिया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए 19(1) में क्या है,
भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान से पढ़िएगा, 19(1)(a) या 19(1) क क्या लिखा है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब भाषण का मतलब क्या है, अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि बोलने की स्वतंत्रता। समझ गए ना, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, तो बात रखने की स्वतंत्रता है। आज भारत में क्या चल रहा है, सबको 19(1) तो याद है, ठीक बात है, 19, 2, 3, 4, 5, 6 उनके बाबूजी याद करेंगे, ऐसा है। वो उनको 2, 3, 4, 5, 6 याद नहीं करना है, उनको 19(1) याद करना है। अब 19(1) में क्या है, भौंकने, इसको आप भौंकना बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ देश विरोधी गुट हैं, है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, ये लोग हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, देश के खिलाफ ही बोलेंगे। इनको कुछ पता तो है नहीं, ये बोलेंगे हमारी आज़ादी है, संविधान में दिया है। तो इनके पापा को समझाना पड़ेगा कि बाबू, तुम्हारे पापा को बता देते हैं कि अनुच्छेद 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) में रोक भी दिया है, तुमको डंडे भी मारे जाएंगे। लेकिन चलिए खैर, अपने को अभी क्या है, पॉलिटी पढ़ना है। तो देखिए 19(1) में है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपको कोई बात रखनी है, आप रख सकते हैं, कुछ कहना है कह सकते हैं। इसकी सीमाएं बाद में दिया गया 19(2) में, याद रखेंगे। 19(1) में जो भी बात है उस पर लिमिट कौन लगाएगा, 19(2) लगाएगा। क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, 19(1) भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी अगर आपको कोई बात कहनी है, आप कह दीजिए, अपनी बातों को आप व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि जो आप कहना चाहते हैं उसको व्यक्त करने के तरीके कौन कौन से होंगे। तो आप देखिए, आप चाहते हैं लिख के व्यक्त करना, तो लिख के करिएगा। आप चाहते हैं अपनी बातों को लिख के अभिव्यक्त करना, समझ रहे हैं ना, अपनी बात लिख के रखना चाहते हैं तो आप लिख के करिएगा, लिख के, लिख, समझ रहे हैं ना आप। अगर आप लिखित रूप में चाहते हैं तो लिख के। तो प्रेस की स्वतंत्रता आ जाएगी किसमें, अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग होगा, इसको ध्यान रखेंगे। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, पूछ लेता है किसका भाग है, तो अनुच्छेद 19(1) का है। और किसका है, तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लिख के करेंगे। आपको लगता है कि मौन रह के करना है तो मौन रह के करिए, आपको लगता है नाच के करना है तो नाच के अपनी बात रखिएगा, आपको लगता है गा के करना चाहिए तो गा के रखिएगा। नेहा कक्कड़ का नाम सुने होंगे, क्या नाम है उसका यार, नेहा सिंह राठौर, है ना, वो यूपी में काबा वाली, समझ गए ना, वो बिहार की लड़की है ना, वो गायिका, यूपी में काबा बाबा ऐसा करके गाना वाना है। तो वो अपनी बात रखना चाहती है तो वो गा के रख सकती है। धरना प्रदर्शन होता है तो कुछ लोग नाच के करते हैं, नाच के करिए। आपको लगता है कपड़े फाड़ के करना चाहिए, वो भी क्या है, आपकी अभिव्यक्ति है। आपको लगता है गंजे होना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, थाली बजाना चाहिए, आपको जो भी माध्यम पसंद है आप उस माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उस बातों का सीमा दिया है कि क्या क्या बात है आपका। देखिएगा, अगर आपकी स्वतंत्रता से सांप्रदायिक सौहार्द, है ना, सौहार्द खराब हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, एक देश का रिश्ता यानी अपने देश का दूसरे देश से रिश्ता खराब हो रहा है, अपराधों में वृद्धि हो रही है, तो आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 19(1) ही तो हमें देता है धरना प्रदर्शन, इसी में ध्यान रखेंगे। अब ये हो गया 19(1)(a) भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(1)(b) क्या कहता है कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आपको लगता है कि सम्मेलन करना, सम्मेलन दो तरह से होगा, एक कुछ करने के लिए और एक किसी को, है ना, धरना देने के लिए। तो अगर आप धरना देना चाहते हैं ना, दीजिए, लेकिन बिना हथियारों के। अगर आप चाहते हैं कि कोई सत्संग कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके ग्रुप वाले हैं, मीटिंग करना है, बैठकें करनी है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना हथियारों का होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक। अब देखिए, जो किसान आंदोलन हुआ था ना, उसमें क्या था, लोग हथियारों के साथ आ रहे थे, तो वहाँ पे एक छूट दिया गया है सिख लोगों को। जो सिख समुदाय के लोग हैं, उनका जो हथियार है वो कृपाण विपाण होता है, तो उनका धर्म के अनुसार आचरण में आ जाता है, 25 के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए केवल सिखों को छूट है कि वो हथियार लेके जा सकते हैं, बाकी लोगों को नहीं है, इन्हें ध्यान रखेंगे। तो बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता कहाँ दिया है, अनुच्छेद 19(1)(b) में। अब देखिएगा, ये तो हो गया। अब अनुच्छेद 19(1)(c) क्या कहता है, सी ये कहता है कि संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। आपको लगता है कि संगठन बनाना चाहिए, बिल्कुल बना सकते हैं। आपको लगता है कि आप संघ बना सकते हैं, आप पार्टी बना सकते हैं, आप कोई ग्रुप बना सकते हैं,
बिल्कुल बनाइए, मगर वो बात याद रखिएगा कि देश की सुरक्षा को खतरा ना हो, सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो, है ना, दंगे ना हो, अपराधों में वृद्धि ना हो, तो आप बना सकते हैं। वो सीमा याद रखेंगे, वो सीमा सब बाद में दिया है। लोग तो बस इतना ही याद रखते हैं कि हमें बस ये अधिकार दिया गया है, उस पर रोक को याद नहीं रखते हैं, गलत बात है। आप आ जाइए। अब अनुच्छेद 19(1)(d) क्या कहता है? कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन जब ये बना था तो उस समय ये था कि आप दुनिया में यानी इंडिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद क्या है 19(1)(e) क्या कहता है? कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता। जम्मू कश्मीर को छोड़ के, प्रारंभ में क्या था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के, अभी जेके में 370 और 35A हट गया है, तो 370 और 35A हटने से क्या है कि अब वो प्रावधान खत्म हो गया है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के, यानी अब आप जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ लिखा है? 19(1)(e) में। और एक होता था 19(1)(f). एफ में था संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। आप संपत्ति जैसे चाहे वैसे अर्जित कर सकते हैं, उसको हटा के 300A में डाल दिया गया है। ठीक, तो बचा कौन सा? अब जी हो गया। 19(1)(g) क्या कहता है? व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी जाके व्यापार कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, पूरा भारतवर्ष में अभी जो बंगाली लोग हैं, बंगाल के जो निवासी हैं, उनकी मिठाई की दुकानें हर मार्केट में हैं। तो कहाँ से है ये व्यापार करने की स्वतंत्रता? 19(1)(g) से। आप बिहारी लोग को देख लो, आप यूपी वाले भैया लोग को देख लो, तो ये लोग ऑल ओवर इंडिया हर जगह मिलेंगे। तो वो अधिकार कहाँ से मिला है? अनुच्छेद 19(1)(g) से मिला है। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो आइए एक बार मोटा मोटा याद करते हैं कि अपन लोग क्या देखे हैं, है ना, हम लोग क्या देखे हैं। तो अनुच्छेद 19 में क्या देखे हैं? इधर गया जी हमारा, हाँ इरेजर, आ जाओ। अनुच्छेद 19 में हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, और कितनी स्वतंत्रताएं दे रखा है, तो उनको ज़रा देखिएगा। अनुच्छेद 19 में 6 बातें हैं, 19(1) से लगाकर 19(6) तक। अब 19(6) तक बातें हैं, तो उसमें लिखा क्या गया है उनको आप थोड़ा ध्यान दें, देखिएगा क्या लिखा है। अनुच्छेद 19(1) में आपकी स्वतंत्रता दे रखा है, और अनुच्छेद 19(2), 3, 4, 5, 6 में उन पर रोक दिया है। 19(1) में 6 बातें हैं। अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान से देखिएगा। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए। पहले हम बोलेंगे तो लोग सुनेंगे ना, तो बिना हथियारों के सुनना है। अगर आप बोलेंगे तो कोई ना कोई सुनेगा। तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में क्या होगा कि बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। उसके बाद हो गया सुनेंगे तो हो सकता है लोग आपसे जुड़े भी, तो तीसरा हो जाएगा संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब आपसे लोग जुड़ गए हैं, तो अब ये होगा कि जो लोग आपसे जुड़े हैं, तो हो सकता है उनके यहाँ आपको जाना पड़े, समझ गए ना, एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़े, आना जाना पड़े। तो अब क्या होगा आपका? घूमने फिरने की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या होगा? अगला ये हो जाएगा कि आप घूम रहे हैं, तो आपको आवश्यकता पड़ सकती है संगठन बड़ा हो जाए, तो वो कैसे भी कर लेंगे, तो आप वहाँ जाके निवास करेंगे, निवास कर लेंगे तो आपको व्यापार की आवश्यकता पड़ेगी, आप व्यापार कर सकते हैं। तो भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, तथा कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। इन सब का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 19(1) में। अब इस पर रोक लगा हुआ है। अब रोक लगा है तो क्या है, उनको ज़रा देख लीजिएगा, देखिएगा। हाँ, एक बात, वो जो F वाला था उसको देख लो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300A, यहाँ पे 300A है, 300A में डाल दिया गया। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार। ये किसके भाग हैं? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) का भाग है। सूचना का अधिकार क्यों? अरे भाई, हमको अपनी बात रखनी है, भाषण देना है, तो जानकारी होना जरूरी है। अब जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो जानकारी लेने के लिए हमें क्या चाहिए? सूचना है। अब सूचना लेने के लिए हम क्या लगाएंगे? RTI, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तो सूचना का अधिकार 1 का भाग हो जाएगा। अब आ जाओ, अब देखिए, तो अब इन पे है ना, जो
रोक है उसको देख लीजिए। क्या बोला है, अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक, अनुच्छेद 1 में दिए गए मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंधों का वर्णन किया गया है। अभी अनुच्छेद, ये प्रतिबंध क्या होंगे, तो अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है कि राज्य भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता के लिए आवश्यकता हो। अगर आपके बोलने से, आपके धरना देने से देश के संबंध खराब हो जाएं, तब भी आपके, है ना, भाषण व अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। उसके बाद देखो आप 19(3) क्या कहता है, वहाँ पे क्या था, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो क्या लिखा है कि शांतिपूर्ण और निशस्त्र यानी बिना हथियारों के सभा या सम्मेलन करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि, अब ये जरूरी है, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक हो। अगर आपके सम्मेलन होने से दंगा भड़कने वाला हो, अगर आपके सम्मेलन होने से लोगों के मानसिक विकृति उत्पन्न हो, यानी लोग पथभ्रष्ट हो रहे हो, तो आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या बोला है 19(4) में कि राज्य संगठन और संघ बनाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक हो। अगर आपने संगठन बना लिया और वो संगठन आतंकवादी संगठन में बदल गया, हिंसात्मक हो गया है, सरकार को या लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहा है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर आपके संगठन पर रोक लगा दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप देखिएगा PFI का नाम सुने हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो ये देश को नुकसान पहुंचा रहा था, तो इस संगठन पर रोक लग गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आइएगा, ये तो हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 19(5) क्या कहता है कि, है ना, देखिए, राज्य भारत के किसी भी भाग में आवाजाही और बसने का अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक हो। यानी अगर आप कहीं से जाके कहीं बस रहे हैं, तो बसने के बाद क्या हो रहा है कि आपके बसने से वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ रहा है, जो नैतिकता है वो बिगड़ रही है, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो आपके बसने पर रोक लगा देगा। उसके बाद 19(6) क्या कहता है कि राज्य किसी भी पेशा या व्यापार को अपनाने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए आवश्यक हो। समझ रहे हैं आप, यानी अगर आप कोई धंधा किए और उस धंधे से लोग व्यवस्था बिगड़ रहा है, अपराधों में वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, आपके धंधे पर रोक लगा दिया जाएगा। तो जैसे ये नशे वाले धंधे होते हैं, ड्रग्स वाले, तो आप देखो ना इस पर रोक है कि नहीं है, तो इनको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 19(6) तक। अब एक बार मोटा मोटा याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 में क्या है, 6 अनुच्छेद है, और 6 में क्या है, अनुच्छेद 19(1) उसमें 6 बातें हैं, शेष बातें उन पर रोक के लिए हैं। अब अनुच्छेद 19(1) में क्या है, पहली बात भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी बात क्या है ना, आपका बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, और कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। इन सभी 6 स्वतंत्रताओं पर रोक लगाया जाएगा यदि आपकी स्वतंत्रता से देश के संबंध खराब हो जाएं, देश के संबंध खराब हो जाए किसी देश से, दूसरा अपराधों में वृद्धि हो जाए, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, चौथा है ना सांप्रदायिक दंगे हो जाए, तो आपकी जो स्वतंत्रता दी गई है 19(1) में उस पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखिएगा, अब 19 हो गया है। अब 20 क्या कहता है, 20 ये कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। समझ लेना कि अगर आप अपराध कर रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो जिस समय अपराध करेगा, देखिए 19 में 3 बातें हैं। क्या लिखा है, पहला कि कोई व्यक्ति जिस समय अपराध करता है उसे उसी समय के उसी, है ना, ये क्या लिखा है, जो भी है, कोई व्यक्ति जिस समय अपराध करता है उसे उसी होना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ है, इस समय उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी, किसी नए अथवा पुराने कानून से नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आज आप 6 सितंबर 2024 को जो अपराध कर रहे हैं, तो 6 सितंबर के डेट में जो भी कानून होगा उस अपराध की सज़ा के लिए,
आपको उसी के आधार पे सज़ा मिलेगा। 7 सितंबर को बनने वाले कानून से नहीं मिलेगा। या फिर देखिए 1 जुलाई के बाद आपका है ना BNS लग गया है, भारतीय न्याय संहिता, तो उसके पहले जो कानून था IPC या CRPC, उसके तहत आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगा। जिस दिन अपराध किए हैं उसी दिन अगर कोई कानून हुआ करता था तो उसी के तहत मिलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आ जाइए। अब ये जो कोलकाता मर्डर रेप हुआ है ना, कोलकाता वाला, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो डॉक्टर साहब का रेप हुआ है, तो उसमें जो भी अपराधी हैं, अब क्या है, वो लड़की बेचारी मर गई है, तो मरने के आधार पर उनको फांसी वांसी होगा, जो भी होगा। अभी ये ममता बनर्जी बनाई है ना कल परसों के डेट में कि 10 साल यानी 10 दिन के भीतर फांसी देना है, तो 10 दिन के भीतर फांसी देने का व्यवस्था तब होगा जब कोई व्यक्ति कानून आने के बाद अपराध करेगा। उसके पहले अपराध किया है तो उस पर ये लागू नहीं होगा। इनको ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे लिखा है, तो अनुच्छेद 20 में, यानी आप जिस समय अपराध करेंगे उसी समय के कानून के हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी, किसी नए अथवा पुराने कानून से नहीं। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात कि आपको खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकते, समझ रहे हैं ना। देखिएगा ये तीसरी बात हो जाएगी कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकते, यानी किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये केवल सामान्य प्रकार के जो वो अपराधी हैं, देखिए जो आपका नार्को टेस्ट होता है, जो पॉलीग्राफी हो गया, जो लाई डिटेक्टर हो गया, समझे ना, तो ये सब इसका उल्लंघन माना जाता है अनुच्छेद 20 का। लेकिन आप सामान्य रहेंगे तब होगा, लेकिन अगर आप हैबिचुअल हैं या कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं तो आप भी ये लागू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगली बात क्या है कि एक अपराध के लिए एक सज़ा होगा, समझिए ना, केवल एक अपराध किए हैं तो आपको एक ही सज़ा मिलेगा। तो जो हमारे राजीव गांधी जी थे, उनको जो मारने वाले लिट्टे के आतंकवादी थे, उनको इस आधार पे बेल मिल गई है, छूट मिल गई है, सज़ा माफ़ हो गई है, समझिए ना, उनको फांसी नहीं हुआ है। देखिए वो जब मारे थे उन्हें, राजीव गांधी जी को, तो मारने के बाद वो लगातार जेल में ही थे। जेल में थे तो क्या हुआ कि जो लोअर कोर्ट था उसने मौत की सज़ा को दिया, फांसी। उसके बाद आपका हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी फांसी दे दिया। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट वाले भी फांसी दे दिए। अब ये फिर दया याचिका लगा है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति महोदय 7 साल लगा दिए क्या करने के लिए, जवाब देने के लिए इनकी फांसी होगी कि नहीं होगी, समझ रहे ना। 7 साल बाद राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं कि इनकी फांसी होगी, माफ़ नहीं किया जाएगा। तो जो उनका वकील था इसको आधार बना के पुनः मद्रास हाई कोर्ट में गया और नई याचिका लगा दी, समझ रहे ना। अब नया लगा दिया। अब उसने ये कहा कि महोदय एक अपराध के लिए 3 सज़ा हो गई। पहली सज़ा तो ये कि जो भी गुनहगार हैं, जो आतंकवादी लोग थे, है ना, मारे थे, वो पहले दिन से डिस्टर्ब है कि आज फांसी होगा कि कल फांसी होगा, यानी मानसिक प्रताड़ना हो गई। दूसरा ये हो गया कि ये लगभग 20 सालों से जेल में बंद हैं, 20 साल लगभग हो गए थे। तो 20 साल का मतलब कि उम्र कैद की सज़ा होती है, तो 20 साल से लगभग जेल में बंद है, ये 2 सज़ा। तीसरा ये हो गया कि अब आप इन्हें फांसी देने जा रहे हैं तो ये 3 सज़ा। ये अनुच्छेद 20 का उल्लंघन है और इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसी बात पे कोर्ट ने उनकी फांसी को माफ़ कर दिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। फांसी कैंसिल हो गई थी, यानी हमारा देश का संविधान कितना अच्छा है, आप प्रधानमंत्री मारोगे ना, आपको फांसी नहीं होगी, हाय रे कानून छोड़ दीजिए। तो इस बात का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 20 में। अब आइए 20 में 3 बातें हैं। जिस समय अपराध उस समय के कानून के हिसाब से सज़ा, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकते। और तीसरी बात यह है कि है ना, एक अपराध के लिए एक सज़ा होगा। 21 क्या कहता है, 21 बहुत व्यापक है और क्या बोल रखा है, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी जीने की स्वतंत्रता जो होता है ना, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 क्या है, इनको ज़रा देखिए। तो बोल रखा है अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक अनुच्छेद है और जिसके तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी बातें शामिल हो जाती हैं, ठीक है, और जिनका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन समय समय पर जो न्यायपालिका है वो निर्धारित कर सकती है कि कौन सा इनके जीने के लिए होगा या फिर नहीं होगा। समझिएगा 21 बहुत खतरनाक है। अगर आपको लगता है कि हम इस चीज़ के बिना नहीं जी सकते हैं तो वो 21 का उल्लंघन माना जाएगा, इन्हें ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। अब आओ क्या है, अब इसमें किसको किसको शामिल किया गया अभी तक, तो जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, किसका भाग होगा, 21 का भाग होगा।
क्योंकि अगर हमारी कोई बात, कोई गुप्त बात जान गया है तो अब हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, तो हमारे 21 का उल्लंघन होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये निजता का अधिकार हो गया। इसीलिए जो व्हाट्सअप है या कोई सोशल मीडिया वाला है प्लेटफॉर्म, उसको सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है। बस ये 21 बीच में आ रहा है क्योंकि निजता का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, विदेश जाने का अधिकार। अब विदेश, अगर आपको लगता है कि आप विदेश जाना चाहते हैं और अगर आप नहीं जा पाएंगे तो आप मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, तो वो भी शामिल हो जाएगा। अब ये केस किसका था? मेनका गांधी का था। वो विदेश जाना चाहती थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो जाने नहीं दे रही थी, तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। फिर उन्होंने कहा कि भैया हम विदेश नहीं जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चल भैया ठीक, तो विदेश जाने के लिए इसमें शामिल कर लेते हैं। तो विदेश जाने का अधिकार हो गया 21 में। फिर क्या है, नींद का अधिकार। अगर आपको लगता है कि अगर आप सो नहीं पाएंगे तो जी नहीं पाएंगे, तो किसका अधिकार हो जाएगा? अनुच्छेद 21 में आएगा, जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अब ये केस हुआ था ना लोकपाल बिल वाला, बाबा रामदेव लोग वहाँ रामलीला मैदान में धरना दे रहे थे, तो रात को 2 बजे पुलिस आई, रामदेव को उठा के ले गई। तो ये कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि वो सो रहा था तो व्यक्ति को आप 2 बजे रात को गए और उठा के लाए हो, उस व्यक्ति के 21 का उल्लंघन है। ठीक है, आपको वेट करना था, वो सुबह उठता ना तो उसको पकड़ के लाना था। तो नींद का अधिकार हो गया। उसके बाद स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी है ना, स्वच्छ पर्यावरण हो गया। इन सब का भी अधिकार कहाँ होगा आपका? 21 में। यानी अगर आप 18 साल पार हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, आपको लगता है फुल्की खाना है और फुल्की नहीं खाएंगे, फुल्की बोले तो गोलगप्पे, बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे, तो आपके जो पिताजी हैं, आपके जो बाबूजी हैं, उनको फुल्की ला के देना पड़ेगा। ये बात कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 21 में। बहुत बड़ा है जी, समझ लेना। आपको लगता है कि मॉल जाके मूवी देखेंगे और मूवी नहीं देख पाए तो हम जी नहीं पाएंगे, तो अब बाबूजी का ड्यूटी बनता है कि आपको मूवी दिखाएं। समझ रहे हैं? ये 21 का उल्लंघन है, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखो 21A एक बात है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। इसको ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी पूछ लेता है शिक्षा का अधिकार किसका भाग है? अनुच्छेद 21A का भाग है। इस बात को ध्यान रखेंगे। शिक्षा का अधिकार, अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मिस हो गया है, तो उनको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। शिक्षा का अधिकार है ना, 21A क्या है? तो शिक्षा का अधिकार है। गड़बड़ हो गया ना, 21A शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। तो 2005 में जोड़ा गया था। ठीक मेरे भैया, आ जाओ ज़रा। अब देखिए 22 में क्या है? 22 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तो उसे अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। समझ रहे हैं आप? किधर गया जी? अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है तो उसे अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। अगर आपको पुलिस पकड़ रही है ना, आप पुलिस से पूछ सकते हो साहब कहाँ पकड़ रहे हो भाई, बताओ तो ज़रा हमने क्या अपराध किया है। दूसरी बात, गिरफ्तार हो गए, मान लीजिए पुलिस ले गई है, तो आपको वकील से सहायता लेने का अधिकार है। और तीसरी बात ये है कि 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार है। और ये कहाँ पे दिया? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार दिया है अनुच्छेद 22 में। कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा तो उसे अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। दूसरा बात यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से सहायता लेने का अधिकार। इसीलिए देखिए साला आतंकवादियों को भी क्या होता है ना कि वकील मिल जाते हैं, जो रेपिस्ट है ना उन्हें भी वकील मिल जाते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद ये 22 ही है, जो आतंकवादियों को भी, रेपिस्टों को भी, जो बहुत बड़े बड़े गुनाहगार हैं उनको भी वकील मुहैया कराता है। कौन? अनुच्छेद 22 करवाता है। अरे ये 22 इतना खतरनाक है ना कि अगर आपको प्राइवेट वकील नहीं मिला तो सरकार ही आपको वकील देगी। भाई साहब खतरनाक है। आतंकवादी हैं, आपको सरकार देगी वकील। आप रेपिस्ट हैं, आपको सरकार वकील देगी अगर आपको कोई बाहर से वकील नहीं मिल रहा है। ये इतना खतरनाक चीज़ है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से सहायता लेने का अधिकार है। उसके बाद क्या बोला है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार है। अब ये जो 24 घंटे वाला है ना, इस पर कुछ सीमाएं हैं कि अगर आप, अब सीमाओं को देख लेते हैं। अगर आप निरोधक कानूनों के तहत गिरफ्तार होंगे, निरोधक कानून समझ रहे हैं ना आप, तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा रखा जा सकता है। देखिए क्या लिखा है कि अनुच्छेद 22 उन लोगों पर लागू नहीं होता है जिन्हें निरोधक कानूनों जैसे रासुका, राजकोका, गुजकोका, मकोका, टाडा आदि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या होगा
कि 3 महीने तक आप यानी जो पुलिस वाले हैं वो डिटेन रख सकते हैं, बंद करके रख सकते हैं, कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। कितना? 3 महीने तक। लेकिन लगता है कि 3 महीने से ज़्यादा इन्हें गिरफ्तार रखना है, तो जो 3 व्यक्तियों की पीठ होगी, 3 व्यक्तियों का एक पीठ होगा, जिसमें कौन से लोग होंगे? तो हाई कोर्ट का जज हो, या हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या जज बनने की योग्यता रखते हों। हाई कोर्ट में जज हों, या हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हों। तो अगर ऐसे 3 व्यक्तियों का मंडल या पीठ ये अनुमति देता है कि उन्हें गिरफ्तार रख सकते हैं आप 3 महीने से ज़्यादा, तो ही ये होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भैया मेरे 22 हो गया, आ जाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। भूलिएगा मत, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक मेरे भाई, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, लाइक ज़रूर करें। 2-4 लोग देख भी रहे हैं तो लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं। मेरे भैया करो ना यार, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सपोर्ट आप ही तो करेंगे। ठीक, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर ये बात कम समझ में आई हो तो आप एक बार वापस देख लीजिएगा। आपके कुछ सुझाव हो या आपके पास कुछ गुस्सा आ गया हो वीडियो देख के, क्योंकि हमने कुछ शब्दावलियाँ गलत इस्तेमाल की हैं जानबूझ के, समझ रहे हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अच्छी बुरी बातें लिख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मेरे भाई, चलिए आइए समाप्त करते हैं। नमस्कार।